जय हिंद। देखिए, आज की मेरी वीडियो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। इस वीडियो के अंदर मैं ये सब बताने वाला हूँ कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज से एसी में किस तरह के फॉल्ट आते हैं और इन्हें ठीक कैसे करना है और इनसे बचना कैसे है, और स्टेबलाइजर खरीदते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या अगर हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टेबलाइजर ले लीजिए एसी के लिए, तो किस तरह से हम कहेंगे कि आप ये वाला स्टेबलाइजर लीजिए। स्टेबलाइजर देखिए कई तरह के होते हैं, क्योंकि और स्टेबलाइजर छोटे मकान, बड़े मकान, सिंगल एसी, डबल एसी या और भी ज़्यादा मल्टीपल एसी के हिसाब से जो है वो अलग अलग तरह के स्टेबलाइजर खरीदने होते हैं। और बड़े मकान के हिसाब से इस तरह से देखिए, एक ही स्टेबलाइजर आपके 10 12 15 एसियों को चला दे, जिससे क्या है कि आपके रूम की लुक बची रहे, आपके जगह जगह रूम के अंदर स्टेबलाइजर ना भरें और रूम की लुक ख़राब ना हो। इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टेबलाइजर आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, अलग अलग फीचर्स उनके अंदर होते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये वीडियो मैंने बनाई है, और दोनों ही के लिए ये वीडियो अच्छी है। जो एसी का काम सीखना चाहते हैं या जो नए मकान बना रहे हैं, नया एसी लेना चाहते हैं, इन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो इसको आप पूरा देख लीजिएगा, जिससे क्या है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसे ऐसे एसी भी होते हैं या ऐसी मशीनें होती हैं जिनका बंद होना बहुत नुकसानदायक होता है, जिसमें लाखों रुपए का इधर उधर हो जाता है बंद करते ही। तो आप अगर इस तरह के नुकसान से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको ऐसे एसीओ पर, ऐसी मशीनों पर कौन सा स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। और देखिए, स्टेबलाइजर लगाने के लिए एक सही जगह और सही तरह का स्टेबलाइजर तो आपको चाहिए, लेकिन एक चीज है जो देखने को मिल रही है मुझे कि जगह जगह ना एसी मैकेनिक की बजाय इलेक्ट्रीशियन जो है वो पाइपिंग कर रहे हैं और बिजली के हिसाब से जो है अपने पॉइंट बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है वहां पर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह पर तो एसी ही नहीं लगता, पाइप इतनी गलत जगह डाल दिया जाता है, स्टेबलाइजर की पोजीशन गलत जगह दे दी जाती है जहाँ के स्टेबलाइजर लग ही नहीं सकता, जैसे कि छत पर दे दी या रूम के बाहर राइट में लेफ्ट में दे दी, जहाँ पर पता चलता है कि स्टेबलाइजर लगेगा ही नहीं क्योंकि वहां पर तो बारिश का एरिया है। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए अगर आप नया मकान बना रहे हैं, नई पाइपिंग करा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन से करा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। आप सही बंदे से कराइए जो प्रॉपर अच्छा मैकेनिक हो, जो एसी का काम अच्छे से जानता हो। और खासतौर से इलेक्ट्रिशियन से तो बिल्कुल मत कराइए, क्योंकि कई जगह पर मैंने देखा है कि इतनी गलत तरह की पाइपिंग हुई हुई है कि वहाँ पे एसी लगाने में इतनी समस्याएं आई हैं कि जो एसी 2 घंटे में लग जाना चाहिए था वहाँ 4 6 घंटे और 2 दिन भी लग गए कि एसी लगाने में हमें। देखिए, इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप इतना सारा पैसा किसी मकान में लगा रहे हैं तो 100-200 रुपए पाइपिंग में ऊपर नीचे करने के लिए पूरे मकान का नुकसान न करें। आप एक अच्छे मैकेनिक से काम कराएं जो अच्छा सामान लगाए, अच्छा काम जानता हो। और आप से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से काम सीखिए, अच्छे रेट पर काम पकड़िए और अच्छी परफॉर्मेंस दीजिए। कम रेट पर काम मत पकड़िए, क्योंकि हम भी नहीं पकड़ते, जिससे कि हमारा नाम खराब ना हो और हमें भी आगे चल के ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कम रेट पर काम पकड़ने के बाद बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम बाद में आती हैं, क्योंकि हल्की वायर डालने के बाद अंडरग्राउंड में मान लीजिए बस्ट हो गई कहीं से, तो वो आप ही को फेस करनी पड़ेगी। आपने हल्का कॉपर पाइप लगाया, आसानी से कहीं डालते समय मुड़ गया, पिंच हो गया, तो ये सब समस्याएं आपको भी फेस करनी पड़ेंगी। सस्ते रेट पर काम पकड़ने पर आप अच्छा सामान लगाइए, अच्छे रेट पर काम पकड़िए और अच्छे से साइड को डिसाइड करना सीखिए। सबसे बड़ी बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस रूम के अंदर स्टेबलाइजर हमको बाहर लगाना है और किस रूम के अंदर स्टेबलाइजर हमको अंदर लगाना है। क्योंकि जब स्टेबलाइजर आप सोचेंगे कि जी स्टेबलाइजर बाहर देने हैं, तो उसके लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि जो स्टेबलाइजर हम बाहर दे रहे हैं वो कहीं छत पे तो नहीं आ रहा या कहीं ऐसी वॉल पे तो नहीं आ रहा जो कि बारिश के संपर्क में है। देखिए, 220 वोल्ट एसी सप्लाई होती है, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, और फ्लक्चुएशन होती है हाई और लो, इसके बारे में भी सभी जानते हैं। लेकिन एक फ्रिक्वेंसी भी होती है जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होती है, जो कि 50 टाइम पर सेकेंड होती है, और इसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, मतलब हर्ट्ज। और इसकी समस्या से भी क्या होता है कि हमारे जो एसी कई बार कूलिंग नहीं करते, और इसकी समस्या हमें देखने के लिए कब मिलती है, जब हमारे एसी कभी जनरेटर पर चल रहे होते हैं। और बहुत ही मुश्किल से आपको ये देखने के लिए मिलेगा, कभी हो सकता है, बहुत ही कम चांस है जिसमें आपको ये कभी फॉल्ट देखने के लिए मिले, क्योंकि ये हमारे सिर्फ जनरेटर की सप्लाई पर आता ज़्यादातर, और कभी कभी ही आएगा। लेकिन ये फॉल्ट इसको पता कैसे करते हैं कि जैसे हमारा एसी जो कूलिंग नहीं कर रहा वो फ्रिक्वेंसी की कमी से कर रहा है। ठीक है, इस तरह के मीटर आते हैं, फ्रिक्वेंसी मीटर, और ये आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने लोड चल रहा है हमारा मशीन का, और कितने हर्ट्ज चल रहे हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं 50 हर्ट्ज 239 वोल्ट, ऐसे इसमें देखिए 50 हर्ट्ज। और ये क्लैम्प मीटर आता है इस तरह का, ये भी आप इसकी फ्रिक्वेंसी अगर हर्ट्ज पे करेंगे तो आपको ये बता देगा कि कितने हर्ट्ज हमारे आ रहे हैं। अब देखिए, एसी जो रहते हैं वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज के रहते हैं, और ये एसी पर लिखा होता है, इसी तरह से लिखा होता है बिल्कुल, पावर सप्लाई सिंगल फेस 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और ये
वो वोल्टेज है जिस पर एसी अपने पूरी 100% कूलिंग करते हैं। अब अगर बात करें ठीक ठाक वोल्टेज की तो 210 से 240 वोल्ट के बीच में एसी परफेक्ट कूलिंग करते हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं होती। अब मिनिमम अगर वोल्टेज की बात करें तो 190 वोल्ट से कम पर हमारा क्या होता है, जो मशीन है इंडोर तो चलती रहती है, आउटडोर का फैन भी कुछ समय के लिए चलता रहता है, लेकिन कंप्रेसर बंद हो जाता है। कंप्रेसर के अंदर क्या रहता है, हमारा एक ओवरलोड रहती है इस तरह की लगी हुई। ये हमारी एक्सटर्नल है जो कि बाहर से अक्सर पहले कंप्रेसर पर आती थी लगी हुई, अब दिखाई नहीं पड़ती। इस तरह की ये ओवरलोड लगी होती है जो कि हाई एम्पियर जाने पर कंप्रेसर की सप्लाई बंद कर देती है, जिससे कि कंप्रेसर हमारा जले नहीं, उसकी जो वाइंडिंग है वो जलकर कंप्रेसर जो है हमारा डेड ना हो जाए। और ये देखिए इस तरह की जो है ये फ्रिज के अंदर आती है और ये हमारी एसी के कंप्रेसर पर लगी हुई आती है। लेकिन अब क्या है, जो हमारे कंप्रेसर हैं इनके अंदर इंटरनली ये लगी हुई आती है। अब देखिए कई बार ना हाई और लो करंट की वजह से भी जो है हमारे ये कंप्रेसर ट्रिप हो जाते हैं गर्म होकर, जिसमें ये ओवरलोड क्या है हमारी जो है सप्लाई को बंद कर देती है। ऐसे में क्या होता है, जो हमारे कंप्रेसर है कई बार तुरंत ही चल जाते हैं, लेकिन कंप्रेसर हीट होने के और भी कई कारण रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी आउटडोर है मशीन है और इसकी फ़ैन मोटर ख़राब हो गई, या इसमें ज़्यादा मिट्टी आ गई है, चोक हो गई है डस्टी होने की वजह से, और गैस कम हो गई, या और भी कुछ रीज़न रह सकते हैं जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो ये सारे ट्रिप की प्रॉब्लम जो है, चाहे वो हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज से आई हो, या गैस कम, या किसी भी वजह से अगर हमारा कंप्रेसर गर्म होकर बंद हो गया है, तो इसको चेक करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो आप पावर कट करेंगे, न्यूट्रल फेस दोनों एमसीबी ट्रिप कर देंगे। अगर नहीं है तो आप चाहे दोनों फ्यूज़ रिमूव करिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद ही आपको जो है कंप्रेसर को ठंडा करना है। तो कुल मिलाकर ये आप कैसे भी करिए, आपको पावर कट करनी है दोनों न्यूट्रल फेस, चाहे प्लग निकालिए कुछ भी करिए, उसके बाद ही आपको मशीन पे काम करना है। आपने कंप्रेसर पे जो ये हमारा टर्मिनल वाला हिस्सा है इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, बाकी इस कंप्रेसर पे आप पानी डालेंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, जिससे क्या हमारी ओवरलोड दोबारा से कनेक्ट हो जाएगी और हम कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर ख़राब हो गया है या फिर कंप्रेसर चालू है। और बात करें हाई वोल्टेज की कि हम कितने हाई वोल्टेज तक चला सकते हैं, तो 250-260 वोल्ट तक आराम से चल जाते हैं एसी। इसके बाद हमारे जो है स्टेबलाइज़र में या हाई कट सिस्टम हमारा लगा होना चाहिए, जिससे कि हमारा एसी ख़राब ना हो। तो मिनिमम वोल्टेज 190 से 260 के बीच में हम एसी चला सकते हैं। सिर्फ होगा क्या कि 230 पर हमारी एक परफेक्ट कूलिंग आएगी, और जैसे जैसे वोल्टेज डाउन होती रहेगी हमारी कुछ परसेंट कूलिंग कम होती रहेगी। और कुछ जगहें तो ऐसी होती हैं कि जैसे ये जो 10-15% कूलिंग हमारी कम हो जाती है वोल्टेज कम होने से, इसी से कमरा गर्म हो जाता है, क्योंकि पता चलता है कि जैसे मान लीजिए 90% हीट लोड है इसी पर, और जो वो 10% एक्स्ट्रा है उसी से कमरे में कूलिंग बनी हुई है, और वोल्टेज हो गई हमारी कम, तो क्या है वहाँ पर एसी कूलिंग तो कर रहा होगा लेकिन कमरा हीट हो जाएगा वहाँ पर। और ये मैं कई बार सॉल्व कर चुका हूँ प्रॉब्लम। मैंने क्या किया, वहाँ पर 240 वोल्ट आ रहे थे, स्टेबलाइज़र उतार दिया, क्योंकि स्टेबलाइज़र 190 वोल्ट करके दे रहा था उल्टा, मतलब वोल्टेज अच्छी जगह पे मेंटेन करने की बजाय और लो कर दे रहा था, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे रूम गर्म हो गया, एसी की कूलिंग पे इफेक्ट पड़ रहा था। तो ज़रूरी नहीं है स्टेबलाइज़र लगाए तो आपके एसी की कूलिंग बढ़ेगी, आपके एसी की जो कूलिंग है वो स्टेबलाइज़र की वजह से कम भी हो जाती है। तो देखिए अब लो वोल्टेज पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए 240 वोल्ट आ रही है और अचानक से आपकी वोल्टेज ड्रॉप कर जाए, मान लीजिए 240 से सीधे वोल्ट पहुंची आपकी धीरे धीरे, या एक अचानक से 180 या 170 वोल्ट पहुंच गए, तो जो ये हमारा कंप्रेसर है इसमें बहुत ही तगड़ी वाइब्रेशन होती है घड़घड़ाहट करके, और जो है ये कंप्रेसर हमारा बंद हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ओवरलोड हमारी जो है वो ट्रिप कर जाती है, जिससे कि हमारी जो कंप्रेसर की वाइंडिंग बची रहे, कंप्रेसर हमारा सेफ रहे। अब दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गई लो वोल्टेज, और ऐसे ही हाई वोल्टेज में भी होता है। जब हाई वोल्टेज आ रही होती है तो कंप्रेसर की स्पीड जो है वो ओवर चली जाती है, और जो हमारी ओवरलोड है उसके एम्पियर बढ़ने से क्या होता है वो हीट हो जाती है, और ऐसे में क्या है वो फिर से बंद हो जाती है और कंप्रेसर की सप्लाई बंद कर देती है। तो हाई और लो दोनों ही कंडीशन में क्या है हमारा कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाता है। अब देखिए यही समस्या विंडो एसी में भी आती है। जब विंडो एसी के अंदर लो वोल्टेज होती है तब भी कंप्रेसर घड़घड़ाहट करके बंद हो जाता है, लेकिन विंडो एसी की जो है वो पता चल जाती है कि हमारे कंप्रेसर में बहुत तकड़ी आवाज़ आई है और वो बंद हो गया। लेकिन स्प्लिट एसी की यूनिट अगर आपके रूम से ज़्यादा दूर लगी है तो उसमें पता नहीं चलती है। और ये बार बार होने से क्या होता है कि हमारा जो कंप्रेसर है कई बार वो ख़राब हो जाता है। अगर इस तरह की समस्या आपके घर में बार बार हर 5-10 मिनट में आ रही है, आपका एसी घड़घड़ाहट करके बंद हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि एसी को दिक्कत है, और एसी ऐसे में ना चलाइए, क्योंकि अगर आपका स्टेबलाइजर लगा है तो
मतलब वो स्टेबलाइजर गलत वोल्टेज छोड़ रहा है और नहीं लगा है, तो समझ जाइए कि लो वोल्टेज आ रही है, जिसकी वजह से हमारा एसी अब रिस्क में है। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो स्टेबलाइजर ठीक करा सकते हैं, नहीं है तो स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेबलाइजर के अंदर भी क्या रहता है, हमारा लो और हाई वोल्टेज का कट रहता है कि अगर 260 से ऊपर जाएगी तो वो वोल्टेज कट कर देगा, और 190 से नीचे अगर जाएगी तो भी वो वोल्टेज कट कर देगा। तो स्टेबलाइजर खरीदते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टेबलाइजर में ये दोनों ऑप्शन होने जरूरी है। और देखिए, फ्लक्चुएशन से जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो हमारी पीसीबी के अंदर आती है। इस तरह का हमारा पीसीबी कार्ड लगा होता है, जो कि विंडो एसी के अंदर और स्प्लिट एसी दोनों के अंदर लगा होता है। जैसे कि हाई वोल्टेज आई या वोल्टेज कट करी तुरंत वापस आ गई, समझ रहे हैं आप? एक तो होता है अप डाउन होना, एक होता है बिल्कुल ही कटी और एकदम वापस आ गई। ऐसे में क्या हमारा जो ये पीसीबी कार्ड है ये उड़ जाता है, और बाकी जो है मशीन को कई बार बचा लेता है, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी डिवाइस लगे हुए होते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि फ्लक्चुएशन और हाई वोल्टेज को ही रोकने के लिए लगे होते हैं, जिससे कि कोई ऐसी चीज़ ना फूके जो कि अनरिपेयरेबल हो। और देखिए, हाई वोल्टेज में अक्सर होता क्या है, सबसे पहले हमारा उड़ेगा कार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कार्ड नहीं उड़ता है तो हमारी मोटरें रिस्क में आ जाती हैं। फैन मोटर, आउटडोर की ये वाली, और इंडोर की ये वाली फैन मोटर, और आउटडोर की ये वाली फैन मोटर। और कंप्रेसर तो हीट होकर बंद हो ही जाता है, सबसे बड़ी समस्या है तो यही है। अब मान लीजिए हमारा नॉर्मल एसी है और इसका कार्ड खराब हो गया। ऐसे में क्या है, जो ये हमारा कार्ड है ये काफ़ी लो प्राइस पर सस्ते में ही रिपेयर हो जाता है, जैसे 2-2.5 हज़ार रुपये, 1500 रुपये। और बात करेगा इन्वर्टर एसी की, क्योंकि इन्वर्टर एसी के अंदर 2 कार्ड होते हैं, एक इंडोर पीसीबी और एक आउटडोर पीसीबी। और ये अगर एक भी उड़ जाए तब भी कम से कम 7-8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये ले जाती है, 12 हज़ार रुपये तक। और अगर दोनों उड़ जाएँ तो करीबन ये मान के चलिए आपका 12-15 हज़ार रुपये का खर्चा है। इसलिए आप जो है अपने एसी पर वोल्टेज प्रोटेक्टर जरूर लगा के रखें। और दूसरा, अगर हो सके तो इन्वर्टर एसी ले ही ना, क्योंकि इन्वर्टर एसी क्या है, आपको 10 साल में भी 15 हज़ार की लाइट शायद ही बचा के देगा, क्योंकि ये इसके जो एम्पियर चलते हैं वो नॉर्मल एसी से अक्सर ज़्यादा चलते हैं। तो लाइट तो बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि आपका खर्चा जरूर करा देगा। इसकी मेरी गारंटी है कि आपको 10-15 हज़ार रुपये की जरूर एक दिन खर्चा करवाएगा। अब देखें, स्टेबलाइजर भी कई बार क्या करते हैं, जो हमारी वोल्टेज रहती है इसको ज़बरदस्ती हाई वोल्टेज छोड़ देते हैं। जैसे कि 260 वोल्टेज की बजाय क्या करते हैं, स्टेबलाइजर 300 वोल्ट छोड़ देते हैं, 280 वोल्ट छोड़ देते हैं। पीछे से 240-250 वोल्ट आ रही है, पर स्टेबलाइजर भी कई बार एसी को ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टेबलाइजर लगाया हुआ है तो स्टेबलाइजर आपके हमेशा एसी को बचाएगा ही। स्टेबलाइजर भी उड़ा देता है एसी को। और स्टेबलाइजर कभी कभी लो वोल्टेज भी छोड़ देते हैं, जैसे कि 240-220 वोल्ट आ रही है, लेकिन वो 170-180 वोल्ट से नीचे छोड़ देगा, जिसकी वजह से आपकी मशीन बंद हो जाएगी। और देखिए, इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक ये वोल्टेज प्रोटेक्टर आता है इस तरह का, आप ये लगा सकते हैं स्टेबलाइजर के आगे से, क्योंकि ये अपने वोल्टेज नहीं बनाता, ये सिर्फ पीछे से आने वाली वोल्टेज को ही कंट्रोल करता है। सिर्फ कट करेगा या रिलीज करेगा, मतलब वोल्टेज को रोकेगा या फिर आगे छोड़ेगा। और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन रहते हैं, जैसे कि आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं कि 220 वोल्ट मतलब 260 वोल्ट से ऊपर ना दे और 190 वोल्ट से नीचे ना जाए। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है, ज़्यादा गर्मी के वक्त क्या है 190 प्लस पे ही शायद कंप्रेसर बंद हो जाते हैं, लेकिन ठंडे मौसम में अगर 190 वोल्ट से थोड़ा बहुत नीचे भी चले गए 2-4 वोल्ट तो भी एसी चलते रहते हैं, क्योंकि गैस लोड के ऊपर डिपेंड करता है कई बार। तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमें जो 190 या 192 वोल्ट पर एसी को कट कर देना, हमें नहीं चलाना, जिससे आपका कंप्रेसर सेफ रहे। ऐसे ही इसको आप 260 वोल्ट पर स्टार्ट कर सकते हो हाई में, कि 260 हाई पे जाते ही ये वोल्टेज कट कर दे। उसके अंदर डिले टाइम भी रहता है कि एक बार कट करने के बाद तुरंत लाइट छोड़े या फिर कुछ टाइम बाद लाइट छोड़े। तो आपकी जो है ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है। और रियली मैं बताऊं, मैंने भी अपने एसी पर यही लगाई हुई है और स्टेबलाइजर नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो वोल्टेज कभी लो नहीं जाती। 220 से 240-250 के आसपास हमारा जो है वो वेरी करती है, और अगर कभी लो जाती भी है तो इतनी लो नहीं जाती कि हमारा कंप्रेसर ना चले। इसलिए हमने ये स्टेबलाइजर नहीं लगाया हुआ, सिर्फ ये डिवाइस लगाई हुई है कि 190 वोल्ट से कम पे जो है हमारे कंप्रेसर को ट्रिप होने से रोक ले और कंप्रेसर सेफ रहे। और दूसरा, अगर स्टेबलाइजर हम लगा भी लेते हैं, मैंने जैसे कि बताया कि स्टेबलाइजर अक्सर लो वोल्ट करके देते हैं, तो उस समस्या का समाधान कौन करेगा, क्योंकि स्टेबलाइजर के अंदर स्मार्ट फंक्शन नहीं है जिसमें कि वो देखेगा मेरे को वोल्टेज लो करनी है या नहीं करनी है। बस उसका अपना सिस्टम है, उसकी मर्जी आएगी तो वोल्टेज लो कर देगा, मर्जी आएगी तो वोल्टेज हाई कर देगा। तो स्टेबलाइजर का जो वोल्टेज करेक्शन सिस्टम है ये अच्छा नहीं है, इसलिए आपको ये लगाना चाहिए। और एक और भी रीज़न है, आप स्टेबलाइजर लगाओगे तो 20-30 वोल्ट आपके फालतू लेकर चलेगा। आपका एसी ना चल रहा हो तब भी वो क्या है, आपका 20-30 वोल्ट एक्स्ट्रा लेकर चलेगा। तो आपके 20-30 वोल्ट इस चीज़ में भी आपके पूरे दिन में बचेंगे।
तो आपको ये ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे आपने स्टेबलाइज़र लगाया हो या ना लगाया हो। देखिए, अब बात करें अगर स्टेबलाइज़र लेने की, स्टेबलाइज़र खरीदने से पहले आपके पास या तो एक इस तरह का मीटर हो या आपके पास एक क्लैंप मीटर हो इस तरह का, जो आपको ये बता सके कि आपके यहाँ मिनिमम कितनी वोल्टेज ड्रॉप जाती है। इसके हिसाब से ही हमें जो है वो स्टेबलाइज़र खरीदना होता है, क्योंकि स्टेबलाइज़र वोल्टेज के हिसाब से आता है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा स्टेबलाइज़र है और एसी हमारा कितना है, 2 टन का या 1.5 टन का, लेकिन उसके एम्पियर कितने हैं, मान लीजिए उसके एम्पियर है हमारे केवल 6-7 एम्पियर है। तो मैं आपको बताऊं, आपको सबसे पहले तो 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों ही एसी को 4 किलोवाट के स्टेबलाइजर पर चलाया जा सकता है। मान लीजिए आपके यहाँ जो है वोल्टेज ड्रॉप जाती है 170 तक, ठीक है, तो आपको 170 वाला नहीं लेना, आपको कम से कम 150 वाला स्टेबलाइजर लेना है कि अगर और 5-10 वोल्टेज भी ऊपर नीचे हो तो वो आपके एसी को चलाता रहे, मतलब वोल्टेज उसकी बढ़ा देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर देखिए 170 वोल्टेज आ रही है तो वो बढ़ाकर उसको 190 तक तो ले ही जाएगा कि आपका एसी चलता रहेगा। सिर्फ ये 20 वोल्टेज अप करेगा आपकी। ऐसे ही इसमें है, ये 150 से आपका 190 कर देगा, ये 40 बढ़ाएगा। पर ज़रूरी नहीं है 150 लिखा है तो वो आपको बढ़ाएगा, हो सकता है कंपनी ने फ्रॉड से लिख रखा हो या फिर इस स्टेबलाइजर में कोई दिक्कत हो। तो इसलिए आपके यहाँ अगर 150 आ रही है तो आप 140 या 130 से खरीदिए। तो जैसा कि मैंने बताया, आपके पास पहले मीटर होना चाहिए, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे यहाँ वोल्टेज मिनिमम कितनी ड्रॉप जाती है, और लास्ट में 90 वोल्टेज तक मिनिमम से आपको स्टेबलाइजर मिल जाएगा जो आपको एसी को चला सकता है। सबसे पहली बात तो रही ये देखिए, ये 170 से 270 लिखा है। इसका मतलब है कि 170 अगर हाई लो आ रही है और 270 हाई आ रही है तो ये घटाकर उसको 260 के नीचे ले आएगा। ये सिर्फ 10 पॉइंट ही घटाएगा और ये आपका 25 पॉइंट घटा देगा। इस हिसाब से ये रहते हैं। और ये आपका कितने घटा रहा है, ये आपके 40 वोल्ट घटा रहा है, 30 वोल्ट सॉरी, ये 20 घटा रहा है, ये 25 घटा रहा है, और ये देखिए आपके 40 वोल्ट कम कर देगा। मतलब अगर 300 हाई चली गई है तब भी आपका एसी चलता रहेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप कूलिंग का मज़ा ले सकते हैं पूरा। अब इसमें क्या है, ये जो 4 किलोवाट है मैंने आपको बता ही दिया। 4 किलोवाट अगर मान लीजिए आपकी मशीन 4, 5, 6, 7, 8, 9 एम्पियर तक है आपका एसी, आप टन पे मत जाइए। अगर आपका एसी 9 एम्पियर के अंदर है तो आपको 5 किलोवाट के स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, आप 4 किलोवाट का स्टेबलाइजर लगाइए, आराम से चलाइए, तो आप 4 और 5 किलो में भी पैसे बचा सकते हैं। तो ये रहा स्टेबलाइजर खरीदने का तरीका कि स्टेबलाइजर के अंदर कौन कौन से फीचर होने चाहिए, जैसे कि लो कट, हाई कट और मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज तक कितना आपका एसी काम करेगा। ये 4 फीचर आपको देखकर ही स्टेबलाइजर खरीदना। और एक और चीज़, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा स्टेबलाइजर खरीदना है तो आपको कौन सा खरीदना है, कॉपर वाला स्टेबलाइजर सबसे बढ़िया होता है। इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है, कॉपर के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारा तेजी से दौड़ती है, और एल्युमिनियम के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम वाला स्टेबलाइजर ख़राब भी जल्दी होता है, कॉपर वाला थोड़ा कॉस्टली आएगा पर ख़राब भी देर से होगा, और उसकी लाइफ भी अच्छी है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ती है, और उसके अंदर फ्लक्चुएशन की समस्या भी आपको कम फेस करनी पड़ेगी एल्युमिनियम के मुकाबले, क्योंकि मैं बता चुका हूँ एल्युमिनियम के अंदर जो है वो करंट का जो फ्लो है वो कॉपर के मुकाबले थोड़ा स्लो है। इसके बाद देखिए, अगर बात करें इंडस्ट्रियल यूज़ की तो आप देखेंगे इंडस्ट्रियल यूज़ में एक एसी लगते हैं जिनको बोलते हैं पैनल एसी। ये देखिए, ये एक पैनल है, इलेक्ट्रिक पैनल, और ये काफ़ी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, इलेक्ट्रिसिटी का इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या है बहुत हीट हो जाते हैं, ओवर हीट, और इसमें कुछ समस्या आ जाती है जिसकी वजह से पूरी फैक्ट्री, पूरा प्लांट सब बंद हो जाता है। तो इनको ठंडा रखने के लिए पैनल एसी लगाए जाते हैं। और ये पैनल एसी क्या है, बहुत कम लोड के होते हैं, फ्रिज जितना लोड या फ्रिज से ज़्यादा से ज़्यादा डबल लोड, मतलब 1 या 1.5 किलोवाट के अंदर ये पैनल एसी होते हैं, आधी किलोवाट से, और ये पैनल को ठंडा करने के लिए लगाए जाते हैं। इस तरह के पैनल होते हैं। देखिए, ये सारा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट इसके अंदर लगे हुए हैं जो भी है। अब ये वायरिंग जल जाती है या ये जल जाते हैं, इन सबको बचाने के लिए पैनल एसी लगाया जाता है। पैनल एसी जो है वो हमारे, मैं बता ही चुका हूँ कि बहुत सेंसिटिव रहता है मामला, कि अगर एक बार प्लांट बंद हुआ तो कई बार मशीनें ऐसी रहती हैं कि वो चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो स्टेबलाइजर जो है इन एसी पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्टेबलाइजर कोई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है। एसी को बचाने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टेबलाइजर भी एसी को ख़राब कर देते हैं, नहीं एक्सेलरेशन, ज़्यादा फ्लक्चुएशन रोक पाते हैं ना कुछ। और देखिए, जहाँ पर इस तरह की मशीनें लगी हैं, इन मशीनों के साथ दिक्कत ये रहती है कि ना तो इनके पार्ट्स आसानी से मिलते हैं, कई बार ये बाहर से इम्पोर्ट होकर आई हुई मशीनें होती हैं, और ये काफ़ी कॉस्टली भी रहती हैं, और इनके बंद होने से बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट बंद हो जाता है। इसलिए ऐसी जगह पर आप स्टेबलाइजर मत लगाइएगा एसी के ऊपर, आप एसी के वोल्ट के अनुसार उस पर CVT लगाइएगा। CVT कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं, हाई कट लो कट इसके अंदर रहता है, और
इन पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ही मुश्किल से ख़राब होते हैं। और इसके साथ समस्या ये है कि ये काफ़ी महंगे रहते हैं और आपको 3 से 5 किलोवाट तक ही ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से मिलेगा, उसके बाद आपको ये नहीं मिलेगा। अगर कोई कंपनी आपको ऑर्डर पे बना के दे दे तो बात अलग है। बाकी पैनल एसी के लिए आपको 3 किलो 2 किलोवाट का CVT भी काफ़ी है। और पैनल एसी जहाँ पर रहते हैं, इस तरह की मशीनें रहती हैं, वहाँ पर आप CVT यूज़ करिए या फिर सर्वो यूज़ करिए। इसके बाद दूसरा, अगर मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे पैनल एसी लग रहे हैं, 10 20 30 बहुत सारे लग रहे हैं, या फिर आपका एक बड़ा मकान है जहाँ पर आपके यहाँ 10 या 20 एसी लग रहे हैं, वहाँ पर आप हर रूम में एसी के साथ जो है स्टेबलाइज़र ना लगवाएं। क्योंकि ऐसा है, जब आप हर रूम में स्टेबलाइज़र लगवाएंगे तो एक तो आपके यहाँ 20 स्टेबलाइज़र हो जाएंगे, 20 कमरों की पूरी लुक ख़राब करेंगे। या फिर अगर लुक भी ख़राब नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि उनके स्टेबलाइजर लगाने का हिसाब नहीं बनेगा। क्योंकि आजकल क्या है, आउटडोर पे सप्लाई देने लगे हैं कंपनियां। अब ऐसे ही मैं बताता हूँ आपको, एक 2 दिन पहले ही हमने साइट देखी है जिसमें क्या है कि 24 एसी लग रहे हैं एक ही फ्लैट के अंदर, एक ही मकान के अंदर 24 एसी लग रहे हैं। और पाइपिंग जो कर दी है वो बिजली वाले ने करी है, किसी ने झूठ बोल कर के हम एसी वाले हैं, और उनको पता भी नहीं है। पाइपिंग में भी सबसे ज़्यादा गड़बड़ करी है। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने क्या दिक्कत करी है, सबके जो पॉइंट हैं इलेक्ट्रिसिटी के, रूम के जितने भी स्विच हैं, वो ऑन ऑफ के रूम से सीधे बाहर जहाँ पर आउटडोर लगनी है वहाँ पर छोड़ दिया वायर जाकर, और अंदर से करिए पावर बाहर। लेकिन उसमें समस्या क्या ही, जो स्टेबलाइजर हमारे शेड के नीचे आ रहे थे वो तो लग गए किसी न किसी चीज़ के नीचे, लेकिन जो बिल्कुल छत पे थे, छत पे कुछ था नहीं। 2-2.5 फुट की बाउंड्री होती है छत की बंद करने के लिए, बस वही थी। तो अब छत पे स्टेबलाइजर कैसे लगेंगे, पूरा उसने सिस्टम ख़राब कर दिया। अब जो था उसमें स्टेबलाइजर हमें रूम के अंदर लगाने पड़ रहे हैं जहाँ पर कि डिज़ाइन में भी नहीं है। और कई बार स्टेबलाइजर ऐसी जगह आ गया बहुत नीचे जहाँ पर बच्चे भी हाथ लगा सकते हैं, कोई भी मतलब शॉक लगने का डर है। अब देखिए कितनी समस्या क्रिएट हो गई। इस समस्या को दूर करने का एक तरीका है कि आप क्या करिए, वहाँ पर ऐसे में 20-30 स्टेबलाइजर ना लगवा कर आप लगवा लीजिए सर्वो भी बहुत ही अच्छी वोल्टेज कंट्रोल करता है, और इसमें भी कोई चीज़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ख़राब नहीं होती है। क्योंकि सर्वो देखिए, अगर मॉडिफाई होकर आ गए हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो सर्वो का सिस्टम था वो कुछ इस तरह का था कि जैसे 220 से 260 वोल्टेज आपने सेट करी हुई है, तो जैसे ही 220 वोल्टेज से नीचे जाएगी सर्वो आपकी क्या है, पावर सप्लाई कट कर देगा। उसके बाद वो दोबारा से अपने पावर सप्लाई को बढ़ाएगा और रिलीज़ कर देगा। इसमें क्या है, ये आपकी पावर सप्लाई को मैनेज नहीं करता। 260 240 220 से 260 के बीच में तो ये ऊपर नीचे होने देगा, सिर्फ केवल वोल्टेज ही ऊपर नीचे होती रहेगी। बाकी जैसे ही हाई या लो जाएगी ये कट करके अपनी जो है वो दोबारा से वोल्टेज को बढ़ाकर या कम कर निकालेगा। इसमें भी हमारा कोई चीज़ आसानी से ख़राब नहीं होती। तो सर्वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और आजकल बड़े घरों में जिनमें 10 20 30 एसी हैं वहाँ पर सर्वो यूज़ होने लगा है, स्टेबलाइजर का यूज़ खत्म कर दिया है। तो ये रही सर्वो की कहानी। और स्टेबलाइजर के बारे में बता चुका हूँ, स्टेबलाइजर के मुकाबले कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर और सर्वो बढ़िया है। और किस तरह से देखकर हम स्टेबलाइजर खरीदते हैं, किन चीज़ों को देखकर स्टेबलाइजर खरीदते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। और कंप्रेसर गर्म होने पर पानी डालकर ठंडा कर हम उसको चलाकर देखते हैं। ये भी इस वीडियो की एक पॉइंट था जिससे आप कंप्रेसर चेक कर सकते हैं कि खराब तो नहीं है। और एक चीज, अभी कुछ दिनों पहले मैंने क्या देखा, वोल्टेज हाई लो आई, ठीक है, जैसे ही वोल्टेज लो आई कंप्रेसर में आवाज आई गड़गड़ाहट करके और कंप्रेसर बंद हो गया। लेकिन खराब जानते हो क्या हुआ, हमारा खराब हुई हमारी ये वायर अंडरग्राउंड वाली। क्योंकि क्या था, ये वायर बहुत घटिया क्वालिटी की किसी ने अंडरग्राउंड में डाल दी थी। जैसे ही एम्पियर हाई गए ना कंप्रेसर जला ना कुछ जला, ये वायर हमारी अंडरग्राउंड से खराब हो गई। जैसे मान लीजिए ये अंडरग्राउंड है तो यहाँ से ये वायर खराब हो गई और हमें अलग से ड्रिल मारकर यूनिट को कसनी पड़ी। मतलब अंडरग्राउंड फिटिंग होते हुए भी एक वायर ऊपर से डल गई, मतलब उस जगह पर पूरी लुक खराब हो गई हमारी। जो जिसने अंडरग्राउंड कराई उसका सारा पैसा वेस्ट हो गया कि मतलब हमें तो वायर दिखाना नहीं चाह रहे, पर लेकिन एक जरा सी लापरवाही से 20-30 रुपए हल्की वायर पर बचाने के चक्कर में हो गया काम। तो लो वोल्टेज से आप जान ही गए,
हाई वोल्टेज से आप जान गए। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे देखिए लो और हाई वोल्टेज पे मैंने बताया कंप्रेसर गड़गड़ाहट करके बंद हो जाते हैं, फ्लक्चुएशन पे गड़गड़ करके बंद हो जाते हैं। ऐसे में विंडो एसी के अंदर क्या होता है, विंडो एसी के अंदर भी सेम यही चीज होती है, पर विंडो एसी के अंदर ये वाइब्रेशन हमें पता चल जाती है और कई बार ये इतनी ज्यादा रहती है कि आपकी नींद भी खुल जाएगी। तो आपको विंडो एसी के अंदर पता चल जाएगा कि हाँ भाई लो वोल्टेज हो रही है और फ्लक्चुएशन हो रही है, जिसकी वजह से जो है हमारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप क्या करिए, बिना एसी के सो जाइए, क्योंकि ऐसे में आपका एसी रिस्क में, आप नींद के चक्कर में अपना एसी खराब कर सकते हैं। इसलिए आप इस समस्या से बचने के लिए आप ये वाला एक डिवाइस जरूर लगा कर रखें एसी पे। ये वीडियो मेरी मैकेनिक के हिसाब से भी और जो एसी यूजर हैं उनके हिसाब से भी बहुत ही अच्छी वीडियो है, या जो लोग नया मकान बना रहे हैं, नया फ्लैट बना रहे हैं, नई कोठी बना रहे हैं, उनके हिसाब से भी बहुत ही अच्छी वीडियो है, क्योंकि इसमें मैंने वो सब नॉलेज भी दे दी जिससे आपको ये पता चल रहा है कि हमें अपने नए घर के लिए क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।